कानपुर देहात बिकरू कांड में जेल में बंद आरोपी खुशी दुबे को मिली जमानत। बिकरू गांव में कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के ऊपर चलाई थी गोलियां। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। खुशी दुबे को भी बिकरू कांड में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद खुशी दुबे को पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया था। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। खुशी दुबे कानपुर देहात के माती कारागार में बंद किया गया है। यूपी में लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ पड़ रही है हाड़ कपाने वाली ठंड। उत्तर प्रदेश में सर्दी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हाड़ कपाऊ ठंड से बचने के लिए आग के पास बैठे दिखे जानवरों के आग तपाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल वीडियो मंगलपुर थाना क्षेत्र के झिंझक स्टेशन का। कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति में किया गया तैनात। इंजीनियर कोर की कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी में किया गया तैनात। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान। शिवा सियाचिन ग्लेशियर में 15,600 फुट की ऊंचाई पर तैनात है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जनता को दिया एंटी ब्लैकमेलिंग सेल का तोहफा। रिश्वतखोर और दागदार पुलिसकर्मियों की वजह से बदनामी का दंश झेल रही कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नए साल पर एंटी ब्लैकमेलिंग सेल का गठन किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी ब्लैकमेलिंग सेल में पुलिसकर्मियों के अलावा उन माफियाओं और लोगों की शिकायत दर्ज हो सकेगी जो आम जनता से ब्लैकमेलिंग और वसूली कर अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। पिछले साल पुलिसकर्मियों के अलावा भी अवैध वसूली की कई शिकायतें सामने आई थी। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए एंटी ब्लैकमेलिंग सेल का गठन किया गया है। इस सेल में आम नागरिक पुलिसकर्मियों व ऐसे माफियाओं की शिकायत कर सकेंगे जो गलत तरीके से ब्लैकमेलिंग कर वसूली करते हैं। शारीरिक शोषण से आहत बेटी ने पति के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। लखनऊ में सौतेले पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार। निकाह के बाद भी बेटी के साथ करता रहा जबरन रेप। शारीरिक शोषण से आहत बेटी ने की पिता की हत्या। नशीली दवा देने के बाद गला घोटकर की हत्या। पति की मदद से शव को लगाया ठिकाने। दुबग्गा पुलिस ने आरोपी दामाद अनवर बेटी समरीन बानो को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या। सिर पर वार कर कातिलों ने उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। शहीद पथ के अंटरबास के समीप जंगल में शव मिलने से हड़कंप। मृतक के सिर के पिछले हिस्से में मिले चोट के निशान। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। फिलहाल नहीं हो सकी मृतक की पहचान। पुलिस टीम मृतक की पहचान के प्रयास के साथ आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी। मुख्य सचिव और डीजीपी ने गोरक्षनाथ खिचड़ी मेले की तैयारियों का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे गोरखपुर। खिचड़ी मेले को लेकर गोरखनाथ मंदिर का करेंगे निरीक्षण। खिचड़ी मेला की तैयारियों का भी करेंगे निरीक्षण। निरीक्षण के बाद जाएंगे मंडलायुक्त कार्यालय। खिचड़ी मेला की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। फर्जी मार्कशीट मामले में एससी से आजम खां को नहीं मिली राहत। आजम खां की मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने वाली याचिका को एससी ने किया खारिज। अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एससी ने कहा आप मामलों को रामपुर से ट्रांसफर कराने के लिए एससी जा सकते हैं। आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। यूपी से केस ट्रांसफर करने की मांग हुई खारिज। मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का सिलसिला जारी। बृहद गौ आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतिकरण। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। मंत्री समेत विभाग के अफसर बैठक में मौजूद। एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में भी बैठक में शामिल होने पहुंचे अधिकारी और मंत्री। पेयजल योजना के संबंध में भी प्रस्तुतिकरण बैठक। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बुंदेलखंड क्षेत्रों को लेकर बैठक। पेयजल योजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक लेंगे सीएम। चीन और जर्मनी के तरह भारत चलाएगा हाइड्रोजन ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बयान। भारत में भी अब जल्द ही चीन और जर्मनी की तरह चलेंगी हाइड्रोजन ट्रेनें। रेल मंत्री ने कहा कि साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। रेलवे दिसंबर तक अपने नैरो गेज धरोहर मार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करेगा। दिल्ली के कंझावला मामले में हुआ बड़ा खुलासा।
अंजलि की दोस्त निधि का बयान आया सामने। निधि हादसे के वक्त अंजलि के साथ थी। उसने बताया, अंजलि नशे में थी और गाड़ी के नीचे आ गई। निधि ने कहा कि उसने मेरी बात नहीं मानी। अंजलि ने खुद स्कूटी चलाई। गलती अंजलि की थी। उसने बताया, गाड़ी के नीचे अटक गई थी अंजलि और मैं उसको देखकर डर गई थी। मैंने डर की वजह से नहीं बताया। आदिवासी व्यक्ति ने फर्जी गैंगरेप में फंसाने पर पुलिस पर किया क्षतिपूर्ति दावा। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आदिवासी शख्स को गैंगरेप के मामले में 2 साल की सजा काटने के बाद अब कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। पीड़ित कांतिव को बेगुनाह होने के बाद भी कठोर सजा काटनी पड़ी और उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। कांतु की तरफ से वकील विजय सिंह यादव ने राज्य शासन और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 10,006 करोड़ 2 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया है। पीड़ित का कहना है कि यदि कोई महिला किसी पर झूठा आरोप लगाए तो उसे भी सजा होनी चाहिए, पर ऐसे मामलों में पुलिस को भी सावधानी से तहकीकात करनी चाहिए। राहुल गांधी का हाथ थामे नजर आए पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत। वाजपेयी सरकार में रॉ चीफ रहे एएस दुलत ने 2015 में लिखी बायोग्राफी में कंधार हाईजैक मामले में वाजपेयी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। वे कश्मीर मामलों के भी जानकार माने जाते हैं। उन्होंने पूर्व आईएसआई चीफ के साथ मिलकर भी एक किताब लिखी है। दुलत 2000 में रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक पीएमओ में भी तैनात रहे थे। ऊपरी डांगरी आतंकी हमले में बालकृष्ण की फायरिंग से बची लोगों की जान। ऊपरी डांगरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले में हमलावर आतंकियों को भगाने वाले बालकृष्ण ने बताया कि दुकान से घर आते समय गोलियों की आवाज सुनकर मैं धीरे से घर में घुसकर मैंने अपनी राइफल उठाई और बाहर निकला। मैंने 2 हमलावरों को पड़ोस में घूमते देखा। दोनों मेरे घर के बहुत करीब थे। मैंने 2 राउंड फायरिंग की। वो घबरा गए और जंगलों की तरफ भाग गए। ऊपरी डांगरी पंचायत के सरपंच दर्शन शर्मा ने बताया कि अगर बालकृष्ण मौके पर ना होते तो मौतों की संख्या काफी ज्यादा होती। बालकृष्ण की फायरिंग के बाद गांव वाले घरों से बाहर निकले और घायलों को बचाया गया। पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने सीमा के बाड़े के पास किया ढेर। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिए ने सीमा पार कर ली, लेकिन वो बाड़ को जैसे ही पार कर पाया था वैसे ही बीएसएफ के सतर्क जवानों ने हलचल भांपकर घुसपैठिए को ललकार लगाई तो घुसपैठिए ने फायरिंग करते हुए भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे सीमा के बाड़े के पास ही ढेर कर दिया है। अभी तक घुसपैठिए की पहचान उजागर नहीं हो पाई थी। वियतनाम में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान पूर्व ब्यूटी क्वीन के ड्रेस को लेकर मचा बवाल। वियतनाम में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान एक मॉडल और पूर्व ब्यूटी क्वीन के ट्रांसपेरेंट ड्रेस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, इस ड्रेस को पहनने के लिए लोगों ने पूर्व ब्यूटी क्वीन को खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल शो के दौरान अवार्ड प्रेजेंट करने स्टेज पर पहुंची इस पूर्व ब्यूटी क्वीन की ड्रेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी, जिसे देखकर वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया और आयोजकों को माफी तक मांगनी पड़ी। जापान सरकार गांव से पलायन रोकने के लिए लोगों को दे रही है बड़े प्रलोभन। जापान सरकार गांव से पलायन कर शहर जाकर बस रही एक बड़ी जनसंख्या को फिर से गांव में बसने के लिए लोगों को ढेरों प्रलोभन दे रही है। फिर भी लोग शहर छोड़कर गांव में वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। फिलहाल तो 2027 तक सरकार की ये योजना सफल होती नहीं दिख रही है। अफ्रीकी देश सोमालिया में हुआ बड़ा आतंकी धमाका। अफ्रीकी देश मध्य सोमालिया के एक कस्बे में बुधवार को हुए कार बम धमाकों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला आतंकवादी संगठन अल-शबाब के जिहादी लड़ाकों द्वारा किया गया है। दरअसल इसी क्षेत्र में सोमालिया के सुरक्षा बलों ने अल-शबाब के खिलाफ एक बड़ा हमला किया था। अल-शबाब आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़ा ग्रुप है, जिसने कई देशों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। मध्य सोमालिया के हिरान क्षेत्र में हुए इन धमाकों से पूरा क्षेत्र दहल गया है। इजरायली मंत्री के अल अक्सा मस्जिद दौरे पर भड़के कई इस्लामिक देश। दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने मंगलवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर के पवित्र स्थल का दौरा किया। इजरायली मंत्री के दौरे की इस्लामिक देशों ने कड़ी निंदा की है। इजरायल के मंत्री बेन गाविर की अल अक्सा मस्जिद की यात्रा पर जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब, फिलिस्तीन सहित कई मुस्लिम देशों ने चिंता जाहिर की है। नेपाल पर गहराता जा रहा है ग्रे लिस्ट में डाले जाने का अंदेशा।
नेपाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाले जाने का अंदेशा गहराता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को धन दिए जाने संबंधी गतिविधियों को रोकने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।